हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो द मोमेंट आई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यू शुड ट्राई टू रिकॉल कि आपने कौन से टॉपिक से एसोसिएट करके इसे पढ़ा था। सो वी हैड स्टडीड इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मॉनसून्स। आगे अगर हम बात करें, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपको एसोसिएट करने पड़ेंगे, राइट। बिफोर दैट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कैटेगोरिकली टॉक्स अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ओरिजिनेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और यहाँ पे क्या कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक तरह की नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड है, जो कि इन टर्न वेस्टर्लीज से एसोसिएटेड है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में विंटर रेनफॉल लेके आते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए ये उन डिस्टर्बेंसेस की या उस तरह की रेनफॉल की बात कर रहा है जो कि विंटर्स में होती है, जैन एंड या फेब की शुरुआत में, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, इट्स सिग्निफिकेंस फॉर राबी क्रॉप्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर आप इनकी ओरिजिनेशन की बात करें तो यस दे डू ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, लेकिन ये एक तरह का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसकी वजह से इवेंचुअली इंडिया में विंटर में बारिश हो रही है। इट्स नॉट अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि इट्स अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यस, बट इट डज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। सेकंड ऑप्शन, यस विंटर रेनफॉल है, मॉनसून तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मॉनसून तो आपका जून जुलाई की बात करते हैं। तो यस इट्स अ नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन एंड द टर्म वेस्ट, इससे आप याद रखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज जस्ट लाइक वेस्टर्लीज। थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, विंटर रेनफॉल व्हिच कैटेगोरिकली गेट्स रेनफॉल इन द नॉर्थ western parts of your country, Punjab and Haryana, which is very important for your rabi crops, right? For example, wheat. तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा जी? 2 and 3 only because first one is wrong. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी और कुछ इस तरह ये इंडिया की तरफ आते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाना चाहूं तो मेडिटेरेनियन सी जो है यहां से होते हुए कुछ इस तरह से इंडिया की तरफ आते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने आपको ये 3 वाटर बॉडीज क्यों दिखाई हैं। हो सकता है कि ऐसा भी आपको ऑप्शन है जहां पे लिखा हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैरी मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। सो यस, ऑल्दो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, लेकिन मॉइस्चर जो है वो 3 बॉडीज से एसोसिएट होता है। ये तीनों बॉडीज आपको पता होनी चाहिए। मैं आगे आपको यस दिस इज हाउ इट फ्लोज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आई वांटेड टू शो यू। सो जो वेस्टर्लीज का रीजन है, राइट, ये रीजन अगर आप देखो ये ट्रॉपिक्स के बाद आता है, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स फॉर बोथ द हेमिस्फेयर्स। ठीक है। तो अगर मैं आपको मेडिटेरेनियन सी भी दिखाऊं, सो इफ दिस इज योर ट्रॉपिक तो कहीं यहां पर है, तो आप देख रहे हो अगेन बियॉन्ड द ट्रॉपिक। तो कैन यू रिलेट कि दोनों ही रीजन्स जो है बियॉन्ड द ट्रॉपिक एक पर्टिकुलर जगह आ रहे हैं। सो मेडिटेरेनियन सी जो है लाइज इन द रीजन ऑफ वेस्टर्लीज, इसीलिए ओरिजिनेशन की जब भी बात हो, अब अगली बार से इसको याद रख सकते हैं कि यस वेस्टर्लीज से एसोसिएटेड होंगी विच इज बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। याद रहेगा, थोड़ा सा मैप में आपको इसलिए दिखाया है ताकि याद रखने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, so it talks about that which are the factors which may affect the surface ocean salinity। तो 5 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, evaporation, precipitation, fresh water flow, wind and ocean currents। तो इस पॉइंट में या इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज अगर आप देखें, मैंने may शब्द यूज किया है, राइट। why I've used may because I did not want to specify कि short term effect या long term effect, which means any sort of effect will be the answer। ठीक है, हर तरह के इफेक्ट को जो है आप कंसिडर करेंगे। सेकेंड थिंग, मैंने सरफेस ओशन करंट्स किया, सरफेस ओशन सैलिनिटी की बात की है। द रीजन देयर बीइंग जो डीपर पार्ट्स हैं ओशन के, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा सैलिनिटी में डिफरेंसेस की वहां पर हम बात नहीं करते हैं। रादर अब अगर अपनी एनसीईआरटीज में देखेंगे बहुत तरह की करंट्स की बात है वहां पे, हम्बोल्ट करंट, राइट, other currents as well। Now what happens is ये जितनी भी सारी currents है ये surface water currents है, बहुत ही rarely दोस्तों हम deep currents की बात करते हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में surface ocean salinity की जगह सिर्फ ocean salinity भी लिखा, that should absolutely be fine। ठीक है। तो I've talked about it ताकि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो
अगर मुझे आंसर नहीं भी आता पर मुझे एक बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि सैलिनिटी में मैं किसकी बात कर रही हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट की। इसका मतलब है कि चाहे किसी भी तरह से कोई भी चीज बदले, पानी जितना उसमें बदलेगा उतनी ही सैलिनिटी बदलेगी। अब चाहे इवेपोरेशन से पानी उड़ जाए, चाहे प्रेसिपिटेशन से पानी ऐड हो जाए, चाहे आप कह लीजिए कि बाकी रिवर्स का पानी जब ओशन में गिरता है उस फॉर्म में जब फ्रेश वाटर आए तब कोई चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चाहे विंड्स की वजह से पानी बहे या ओशन करंट्स की वजह से कोई चेंजेस हो, एवरीथिंग विल अफेक्ट ocean salinity in one way or the other, could be in short term or could be in long term as well. तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? D, which is all of the above. Now I want to talk about one certain thing. ना यहाँ तो हमने एक broader level पे ocean salinity की बात की है, लेकिन मान लीजिए जो छोटे seas हैं, marginal seas हैं, छोटी water bodies हैं, उनमें भी तो ये phenomena हो ही रहा है, उनकी भी तो salinity में differentiations हो ही रहे हैं. So I wanted to know two facts about Bay of Bengal and Lakshadweep. Now see what happens in Bay of Bengal is constantly इसमें गंगा का पानी ऐड होता रहता है, प्लस अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया ये जो है बे ऑफ बंगाल में ही आकर गिरती हैं। वेरी फ्यू रिवर्स आते हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, राइट। प्लस आप देखोगे कि यार अदर पहले बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द गंगा रिवर, कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ द रिवर ऑफ गंगा, इसकी जो अगर आप सैलिनिटी देखो बहुत लो है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली फ्रेश वाटर जो है वो ऐड हो रहा है ना। लो सैलिनिटी इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी, क्योंकि हम दो की ही बात करें। अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई है। एक तो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम है जो मैंने आपको रिवर्स दिखाई, प्लस इवेपोरेशन का रेट भी यहाँ बहुत ज्यादा हाई है। तो दो फैक्चुअल डेटा है जो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद होने चाहिए। जब भी इंडियन ओशन पे क्वेश्चंस आते हैं ओशन से एसोसिएटेड, ओशन करंट्स के कॉन्टेक्स्ट से एसोसिएटेड, तो आपको ये 2 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ गैलिपोली कनेक्ट्स, तो एग्जैक्ट सीज आपको पता होने चाहिए। ये जो स्ट्रेट ऑफ गैलिपोली है ये एक डायरेक्ट नाम नहीं है स्ट्रेट का, ये जो स्पेसिफिक नाम है ये यूज होता है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज्यादा आईआर से एसोसिएटेड आर्टिकल्स में इसको यूज किया जाता है। तो 4 बॉडीज हैं यहाँ पे, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए इन 4 वाटर बॉडीज में से या 4 ऑप्शंस में से जो 8 वाटर बॉडीज है इनमें से किन 2 वाटर बॉडीज को आपकी स्ट्रेट कनेक्ट करती है। एंड द आंसर इज ए, विच इज स्ट्रेट ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी। अगर मैं आपको कैटेगोरिकली दिखाऊं तो आपने स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के बारे में सुना होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ गैलिपोली। तो ये जो है डार्डेनल स्ट्रेट जो है आपकी सी ऑफ मार्मारा को एजियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अनदर थिंग दैट यू हैव टू नो इज, अगर आप देखें इस तरफ आपका एशिया है, इस तरफ आपका यूरोप है, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ गैलिपोली है ये डिस्कनेक्ट करता है आपके एशिया को यूरोप से बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट। तो अगर ऐसा भी थोड़ा सा फारफिच्ड क्वेश्चन आपको आ जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड की बात करता है। पहले ऑप्शन में ये कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है आपका वो इरिगेशन के अंडर है दैन बीइंग रेन फेड, यानी कि जो उसको पानी मिल रहा है मोस्ट ऑफ द लैंड को इरिगेशन की वजह से पानी मिल रहा है दैन जो रेनफॉल से पानी मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका कहता है लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है चाहे वो इरिगेटेड लैंड की हो चाहे वो रेनफेड लैंड की हो ऑलमोस्ट आपकी सेम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो इंडिया का है दैट इज रेनफेड, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो इरिगेटेड लैंड की ज्यादा है। तो आईकार की वेबसाइट पे इसके बारे में कुछ डेटा दिया हुआ था, डाउन टू अर्थ में भी इसके बारे में एक आर्टिकल था। एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू कीप ऑन रिमेंबरिंग द डेटा बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो ओवरनाइट बदल जाती है, राइट। ये जो प्रोडक्टिविटी इशूज हैं, एग्रीकल्चर इशूज हैं, दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज। तो एग्जैक्ट वैल्यू यू डू नीड नॉट नो, बट एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यस रेनफेड रीजन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इरिगेटेड लैंड की। तो आपका आंसर क्या बनेगा, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज अंडर irrigation. No, the first one is wrong. The second one is also wrong because it says कि absolutely same है, नहीं almost absolutely बिल्कुल भी same नहीं है, irrigated land की जो है productivity ज्यादा है। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आना चाहिए। सो इट सेज कि इंडियन कोल में हाई ऐश कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है और ऐश फ्यूजन टेम्परेचर भी उसका लो होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है इंडियन कोल में ऐश कंटेंट ज्यादा होता है लेकिन सल्फर कंटेंट कम होता है। ठीक
ठीक है, तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, लेकिन द थर्ड वन कि एज फ्यूजन टेम्परेचर लो है, नहीं जी, एज फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। अब जो सल्फर कंटेंट की बात है, देखिए वो तो बहुत आसान है, कॉम्पोजिशन की बात है तो कॉम्पोजिशन आप याद रखिएगा कि इंडियन कोल में सल्फर कंटेंट जो है लो है, लेकिन एश कंटेंट ज्यादा क्यों है, इसका मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। देखिए कोल कैसे बन रहा है, प्लांट्स बेसिकली जब डिके कर जाते हैं, बहुत साल उन पे जब हीट का, प्रेशर का अफेक्ट होता है, इवेंचुअली दे टर्न इनटू कोल। अब 2 पॉसिबिलिटीज है बनने की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपकी कि लैंड्स थे, फॉरेस्ट थे, जहां पर थे वहीं डीके हुए और वहीं पर इवेंचुअली कोल बन गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो इंडिया पे एप्लीकेबल होती है वो क्या है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी कोल बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है कि जो प्लांट्स थे दे केप्ट ऑन मूविंग विद रिवर्स, विद स्ट्रीम। तो बिकॉज ये रिवर्स और स्ट्रीम के साथ मूव करते हुए इनमें बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज या सेडिमेंट्स ऐड हो गए, तो इवेंचुअली जब ये डीके हुए, कोल में कन्वर्ट हुए, जब इसे आप बर्न करते हो तो बिकॉज ऑफ दीज इंप्योरिटीज जो ऐश का कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर इज 1, which is 1 and 2। ऐश कंटेंट ज्यादा है, सल्फर कंटेंट लो है, लेकिन जो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है दैट इज हाई। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, that was all from my end। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।